देखो, हम लोगों ने अभी तक उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करने की दो विधियों को बहुत विस्तार से पढ़ा है। एक गणनावाचक दृष्टिकोण और दूसरा क्रमवाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक दृष्टिकोण में तुमने यह मान करके अध्ययन किया कि उपयोगिता को यूटिल्स में मापा जा सकता है और उसे मापने के लिए मुद्रा रूपी मापदंड का प्रयोग किया जाता है और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। हम लोगों ने देखा कि उपयोगिता को मापना कठिन है क्योंकि यह व्यक्तिनिष्ठ और मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। इसलिए इस दोष को दूर करने के लिए क्रमवाचक दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया, जिसमें यह मान्यता रिलैक्स कर दी गई कि उपयोगिता को मापने की आवश्यकता है। हम उसे क्रम प्रदान करके अर्थात 1, 2, 3 के स्थान पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय कहकर हम उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या कर सकते हैं। आपने क्रमवाचक दृष्टिकोण में उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या के विभिन्न पहलुओं को बहुत विस्तार से पढ़ा। आपने देखा कि उपभोक्ता संतुलन में कब होता है, आपने देखा कि प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है, आय प्रभाव क्या होता है, कीमत प्रभाव क्या होता है, कैसे हम कीमत प्रभाव को आय और प्रतिस्थापन में अलग करते हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि उपयोगिता विश्लेषण में हम इस बात की व्याख्या नहीं कर पाते कि कीमत प्रभाव आय और प्रतिस्थापन का मिला हुआ रूप है। यही कारण है कि हम वहाँ गिफिन वस्तु की व्याख्या नहीं कर पाते, जबकि यहाँ बहुत आसानी से गिफिन वस्तु के मान को हम व्यक्त करने में समर्थ हैं। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि विभिन्न वस्तुओं के स्वरूप के आधार पर भी अर्थात सामान्य वस्तु, निम्न कोटि की वस्तु और गिफिन वस्तु के संदर्भ में कैसे कीमत प्रभाव काम करता है, कैसे कीमत प्रभाव को हम प्रतिस्थापन और आय में अलग कर सकते हैं। इसकी दोनों विधियों का हमने विस्तार से अध्ययन किया, हिक्स विधि और स्लैटस्की विधि। इसके अलावा हमने तटस्थता वक्र का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है उसकी व्याख्या की। फिर हमने देखा कि तटस्थता वक्र की क्या उपयोगिता विश्लेषण से श्रेष्ठता है और हमने अंत में उसकी कुछ कमियों के बारे में भी पॉइंट आउट किया, जिसके कारण आपने देखा कि एक नए विकल्प की आवश्यकता पड़ी और जिसे थर्ड रूट ऑफ थियरी ऑफ डिमांड के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रतिपादन सैमुअलसन ने किया और इसे हम रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के नाम से जानते हैं। आपने देखा कि इंडिफरेंस कर्व में मुख्य रूप से जो आलोचना वाली बात थी वह यह थी कि वहाँ कमजोर क्रमबद्धता की बात कही गई। ये कहा गया कि उपभोक्ता विभिन्न विकल्पों के प्रति न्यूट्रल रहता है, इनडिफरेंट रहता है। इसका मतलब ये कहा गया कि इंडिफरेंस कर्व का ईच एंड एवरी पॉइंट शोज द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड कंज्यूमर विल बी इनडिफरेंट। इट मीन्स ही विल नॉट रिवील एनी चॉइस, क्योंकि सबसे मिलने वाली संतुष्टि एक समान होती है, ऐसा माना गया। तो बाद में इस पर ही आलोचना की गई कि उपभोक्ता कभी भी इनडिफरेंट नहीं होता है। आपने एक वहाँ व्याख्या भी देखी कि आर्मस्ट्रांग की कि वास्तव में वो तटस्थ नहीं है, बल्कि सच्चाई यह है कि उसकी मेंटल एबिलिटी उसको अलाउ नहीं करती कि वह बता सके कि दो बिंदुओं में क्या अंतर है। अर्थात हमारी अक्षमता है, हमारी न्यूट्रलिटी नहीं है। बहुत साफ साफ अगर आप देखें तो हम न्यूट्रल हैं, न कि हम तटस्थ हैं। तो इनडिफरेंट होना अलग मतलब न्यूट्रल नहीं है, हमारी वो इनएबिलिटी है। वी डोंट हैव कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट 2 पॉइंट्स। हम 2 बिंदुओं में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं, जैसे कभी कभी आपको बहुत सारी बातों का जवाब नहीं मालूम होता है तो आप चुपचाप कहते हैं कि इट्स ओके, ठीक है। लेकिन ठीक कह देना, उससे सहमत हो जाना, सर हिला देना, ये इस बात की गारंटी नहीं होती है कि आप बिल्कुल अपनी बात पर अडिग हैं या आप उससे पूरी तरह सहमत हैं। बहुत सारी स्थितियों में आप ऐसा नहीं चाहते हैं, तब भी आपको करना पड़ता है। तो इसलिए इसके आधार पर एक रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी का प्रतिपादन किया गया। देखिए, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी इज सुपीरियर देन मांग का उद्घाटित अधिमान सिद्धांत, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड। ये नोट्स भी है, इसमें लिखा हुआ है, पढ़ के सुना दे रहे हैं, आपकी समझ में आ जाएगा, लिखने में आपको आराम रहेगा, बाकी चित्र आपको समझा देंगे। सर्वप्रथम 1938 में सैमुअलसन ने अर्थशास्त्र में
रिवील्ड थियरी की संकल्पना का सूत्रपात किया। यह सिद्धांत लॉ ऑफ डिमांड की व्याख्या ऑन द बेसिस ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस एक्सियम। रिवील्ड प्रेफरेंस एक्सियम का मतलब होता है मान्यताएं। एक्सियोमेटिक अप्रोच का मतलब है कि जो अपने से सिद्ध होता है, जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है, यह ऐसी मान्यता है जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। ऐसी मान्यताओं को हम एक्सियोमेटिक अप्रोच के नाम से जानते हैं। जब कहा जाए एक्सियोमेटिक अप्रोच तो मतलब स्वयं सिद्ध जो मान्यताएं हैं उनको एज इट इज स्वीकार कर लिया जाता है। सूर्य पूर्व में निकलता है, यह कहने के लिए हमें कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। पाई का मान 22/7 होता है, इसके लिए हमको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जी का मान 9.8 होता है, इसके लिए हमको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें एक तरह से यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेने की बात अगर हम करते हैं तो ये हमारी मान्यता है। इस अप्रोच को हम एक्सियोमेटिक अप्रोच कहते हैं, ठीक है। तथा लॉ ऑफ डिमांड के लिए इनडिफरेंस कर्व तथा उसकी अनेक रिस्ट्रिक्टिव एजम्पशंस की आवश्यकता को नकार देता है। उद्घाटित अधिमान सिद्धांत की मान्यताएं। पहली मान्यता है विवेकशीलता, रेशनैलिटी। रेशनैलिटी हमने पहले भी पढ़ी है। जैसे वहाँ हमने पढ़ा था कि उपभोक्ता बड़े बास्केट का चुनाव करता है, वैसे यहाँ भी उपभोक्ता किसका चुनाव करता है? बड़े बास्केट का चुनाव करता है। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों की रेशनैलिटी में। कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच की रेशनैलिटी तथा रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी की रेशनैलिटी में थोड़ा डिफरेंस है। अभी आपको हम इसके बाद कंफर्म कर देंगे, लेकिन अभी यही जानिए कि वो बड़े बास्केट का चुनाव करता है, अर्थात वो हमेशा ज़्यादा वस्तुएं कम वस्तुओं की तुलना में प्रेफर की जाती हैं। दूसरा कंसिस्टेंसी, संगत व्यवहार। आप पीछे भी पढ़े हैं, वही संगत व्यवहार यहाँ भी है। उपभोक्ता का व्यवहार संगत होता है, अतः यदि वह ए वस्तु पसंद करता है तो उसी स्थिति में ए और बी के उपलब्ध होने पर वह ए को ही चुनेगा। अर्थात इफ ए इज़ बेटर देन बी देन बी नेवर कैन बी बेटर देन ए। अगर हमने कह दिया कि यह लड़की इससे अच्छी है, जहाँ दोनों उपस्थित हैं वहाँ हम ये कभी नहीं कहेंगे कि वो लड़की अच्छी हो गई, हमेशा क्या कहेंगे कि यही अच्छी है। अगर हमारा ऐसा बिहेवियर है तब तो संगत है। लेकिन अगर हम हर 10 मिनट के बाद अभी कहते हैं ये लड़की अच्छी है और 2 घंटे बाद कहते हैं नहीं वो लड़की अच्छी है, फिर 2 घंटे बाद कहते हैं ये लड़की अच्छी है, तो इसका मतलब हमारा बिहेवियर कैसा है? इनकंसिस्टेंट है, असंगत है। इसका मतलब हमारा डिसीजन रेशनल नहीं है। हम बहुत सोच समझ कर किसी को अच्छा खराब नहीं कह रहे हैं, जो मेरे मन में आ रहा है वही हम कह दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम थॉटफुल प्रोसीजर एडॉप्ट करके किसी को आप अच्छा बुरा कहेंगे तो आपके निर्णय में स्टेबिलिटी होगी, ये इतना जल्दी जल्दी बदलेगा नहीं। तीसरा ट्रांसिटिविटी, सकर्मकता। ये भी आपने पीछे देखा था कि अगर 3 मान लीजिए स्थितियाँ हैं ए बी और सी, आपने ए को बी से अच्छा कहा, बी को सी से अच्छा कहा, तो इट मीन्स ए मस्ट बी बेटर देन सी। तो ए सी से अच्छा जरूर होगा। कारण यह है कि यह माना जाता है कि आपने बहुत सोच समझ करके ए बी सी को रैंक दिया हुआ है। आपने रैंडम ऐसे ही किसी को ए बी और सी नहीं कहा हुआ है, अर्थात आपका बिहेवियर रेशनल है, ठीक है। इसके अलावा एक मान्यता है और द रिवील्ड प्रेफरेंस एक्सियम, वही जो उद्घाटित अधिमान की मान्यता है। दी हुई बजट लाइन पर उपभोक्ता द्वारा चुनी जाने वाली वस्तु उसके अधिमान को उद्घाटित करती है। यह मान लिया जाता है कि वट एवर बजट लाइन इज गिवन टू यू और द बजट लाइन वट एवर कॉम्बिनेशन यू प्रेफर दैट विल रिवील योर चॉइस। जो कीमत रेखा दी हुई है उस कीमत रेखा पर आप कोई भी जो बिंदु ले लेंगे वह यह बताएगी कि आपको यही चाहिए, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन आपको अच्छा नहीं लगेगा। जबकि अभी तक यह है कि कीमत रेखा पर कहीं भी आप हो सकते हैं, हर जगह आप ये बताएंगे कि कोई दिक्कत हमको नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हाँ, यहाँ वहाँ हम उसको इंडिफरेंस कर्व का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ हम इंडिफरेंस कर्व का प्रयोग नहीं करते, सीधे कीमत रेखा पर ही हम बता देते हैं कहाँ संतुलन होगा कहाँ नहीं होगा, ठीक है। और ये रिवील्ड प्रेफरेंस जो है वो एक्जियोमेट्रिकली यह बताता है कि यहीं आपको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। जहाँ आपने चुन लिया, जहाँ आपने पॉइंट रख दिया कि यहाँ यह कॉम्बिनेशन हम लेंगे, इसका मतलब यह अंडरस्टूड है कि वही एकमात्र ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपको अधिकतम संतुष्टि प्रदान
करेगा। उसके अलावा जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, व्हाट अदर कॉम्बिनेशंस आर अवेलेबल ऑन द सेम बजट लाइन आर रिजेक्टेड एंड यू विल नॉट प्रेफर। वो सब रिजेक्ट हो गए, अब उनको आप पसंद नहीं करेंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, ये पूरा इसी तरह से लिख लेना है, ऐसे ही परीक्षा में लिखना है, कुछ करना नहीं है। अब देखो रिपीट प्रेफरेंस थियरी कैसे इंडिफरेंस कर्व और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस से बेहतर है। इसको फुटकर तरीके से हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि क्या इसमें अच्छाई है, लेकिन लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मांग का नियम तथा उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए मार्शल ने मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस तथा एलन और हिक्स ने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का प्रयोग किया। उपर्युक्त दोनों विश्लेषण अंतर विश्लेषण विधि इंट्रोस्पेक्टिव मेथड कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में ये सिद्धांत उपभोक्ता की मनोवैज्ञानिक धारणा पर आधारित हैं। ये सिद्धांत उपभोक्ता की मांग का पता इस बात पर लगाते हैं कि आय और कीमत में काल्पनिक परिवर्तन होने पर उपभोक्ता मनोवैज्ञानिक रूप से किस प्रकार प्रभावित होगा। इस पूरे सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा। हम लोग अभी तक यही कहते आए हैं कि जितनी भी व्याख्या है वह मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है। हम ये अनुमान लगाते हैं, कल्पना करते हैं कि अगर मूल्य इतना होता है तो मांग कितनी बढ़ेगी, अर्थात आय और कीमत में जो परिवर्तन अगर होता है तो उपभोक्ता रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, वह काल्पनिक है। वह एक तरह से उस मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है। उसका कोई एग्जैक्ट रिसर्च किया हुआ कोई डेटा उपलब्ध आपके पास नहीं है, या यूँ कहिए कि उसका कोई अवलोकित व्यवहार से उसका कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसा देखा है और हम तब ये कह रहे हैं। हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि अगर कीमत 10% घट गई तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मांग 10% बढ़ जाएगी, लेकिन ये बढ़ भी सकती है और नहीं बढ़ सकती है। ये व्याख्या मनोवैज्ञानिक ही है। अब सैमुअल्सन का रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी आय और कीमत की भिन्न स्थितियों में उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करके उपभोक्ता की मांग का निर्धारण करता है। अब देखो दो स्थितियाँ हुई, जैसे हम एक तो ये कहते हैं कि आलू 10 रुपया किलो थी और अब हो गई 5 रुपया किलो। अनुमान लगाएं कि यार 10 रुपया किलो पर 100 किलो बिकती थी और 5 रुपया हो गया तो निश्चित रूप से 200 किलो बिकेगी, बिकना चाहिए 200 किलो। तो ये हमारा, लेकिन ये तब है जब सब बातें एकदम बिल्कुल समान रहें ना, तो ये बिक भी सकता है और नहीं भी बिक सकता है। तो ये व्याख्या किसकी है? हिक्स और मार्शल की है। लेकिन अब सैमुअल्सन क्या कहता है कि उसने 10 रुपये पर जब बिक रहा था तब आय और कीमत, मेरे पास 100 रुपया था और मांग कीमत 10 रुपया थी। 100 रुपये 10 रुपये पर वो पूरे बाजार का ऑब्जर्वेशन करता है, हर व्यक्ति को देखता है वो कितना खरीदता है। इसके बाद तब कहता है कि जब 100 रुपये आय रहती है और 5 रुपया 10 रुपया कीमत रहती है तो लोग 50 किलो खरीदते हैं। अब इसके बाद जब आय 100 रुपया रही लेकिन कीमत 5 रुपया हो गई तब फिर वह अनुमान नहीं लगाता, वो फिर देखता है, ऑब्जर्व करता है कि लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद लिखता है कि लोग अब 70 किलो खरीद रहे हैं, 100 किलो नहीं खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब जो ऑब्जर्व्ड बिहेवियर होगा वो ज़्यादा ऑथेंटिक है बजाय एक्सपेक्टेड बिहेवियर के। हमारा एक बिहेवियर काल्पनिक है, प्रत्याशित है, कैसा हम कर सकते हैं। दूसरे में जो हम कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो दोनों में सही होने की गुंजाइश किसकी ज़्यादा है? जो हम कर रहे हैं, जो वो देख रहा है। तो सैमुअल्सन ने इसलिए ऑब्जर्व्ड बिहेवियर के आधार पर मांग को निर्धारित करने का प्रयास किया। तो निश्चित रूप से दोनों थियरी में सुपीरियर कौन थियरी है? रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी है, जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर की बात नहीं करती बल्कि वो ऑब्जर्व्ड बिहेवियर की बात करती है। आपका व्यवहार प्रत्याशित क्या है, यानी जो काल्पनिक है या जो मनोवैज्ञानिक है उसकी बात नहीं कर रहा है। एक्चुअल जो आपका बिहेवियर है, जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, जो आप प्रदर्शित कर रहे हैं, उसके आधार पर मांग का निर्धारण होता है, इसलिए बेहतर है निश्चित रूप से। अतः रिवील्ड प्रेफरेंस थियोरी इंट्रोस्पेक्टिव मेथड की जगह उपभोक्ता की मांग का व्यवहारात्मक बिहेवियरिस्ट व्याख्या है। इसके अलावा रिवील्ड प्रेफरेंस थियोरी ऑर्डिनल अप्रोच पर आधारित है। यह यूटिलिटी एनालिसिस गणनावाचक नहीं बल्कि तुलनीय मानता है। अब इसमें क्या हुआ, एक तो ये व्यवहारवादी व्याख्या करता है, दूसरे ये क्रमवाचक भी बात करता है, तीसरा उपयोगिता को यह है तुलनीय मानता है।
तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो इसे तपस मजूमदार ने बिहेवियरिस्ट ऑर्डिनलिस्ट अप्रोच का नाम दिया, व्यवहारवादी क्रमवाचक दृष्टिकोण। जो सैमुअल्सन का उद्घाटित अधिमान सिद्धांत है उसे क्या नाम दिया गया? व्यवहारवादी क्रमवाचक दृष्टिकोण। इसमें बिहेवियर की बात कही गई है और ऑर्डिनल अप्रोच भी स्वीकार किया गया है। उपयोगिता को मापने की बजाय उसे तुलनीय बनाने का प्रयास किया गया, अर्थात यह दो सिचुएशंस को कंपेयर करता है, दो स्थितियों को कंपेयर करता है। मार्शल तथा एलन हिक्स द्वारा प्रतिपादित मांग के सिद्धांत की तुलना में सैमुअल्सन का यह सिद्धांत अधिक वैज्ञानिक और व्यवहारिक है। यदि मांग के सिद्धांत के विकास को संक्षेप में कहना हो तो वह इस प्रकार होगा। बस वही कि हम यूटिलिटी एनालिसिस से इंडिफरेंस पर आए और इंडिफरेंस से फिर हम सैमुअल्सन के उद्घाटित अधिमान सिद्धांत पर आए। अब देखो उसमें क्या होगा, तुष्टिगुण सिद्धांत यानी उपयोगिता विश्लेषण ये पूर्णतया आत्मनिष्ठ है। आपने देखा था कि पूर्णतया मनोवैज्ञानिक है। इसने उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या प्रेरणात्मक तथा मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के रूप में की। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ने आलोकित व्यवहार को अंतिम तथ्य मान लिया, इसने इसकी व्याख्या नहीं की। इस सीमा तक इसने उपभोक्ता चयन के सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक अनुमानों से मुक्त कर दिया। परंतु जब तक व्यवहारवादी विश्लेषण में जब तक परिमाणात्मक प्रतिमाप के निर्धारण का तरीका न निकल जाए, जिसकी अभी कोई आशा नहीं है, तब तक इंडिफरेंस कर्व वुड बी ओनली साइकोलॉजिकल पोस्टुलेट्स। H.K. मनमोहन सिंह ने डिमांड थियरी एंड इकोनॉमिक कैलकुलेशन इस मिक्स इकोनॉमी में लिखा है कि शुम्पीटर ने एलन हिक्स सिद्धांत को जो मध्य मार्ग मिड हाउस की संज्ञा दी वह इसकी प्रकृति को पूर्ण रूप से स्पष्ट करता है। वास्तव में एक यूटिलिटी एनालिसिस है सबसे पहले, एक उद्घाटित अधिमान सिद्धांत है बाद में, बीच में जो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ये वास्तव में दोनों की कुछ न कुछ बात को अपने में समाहित किए हुए है। और आउटराइटली हम इंडिफरेंस कर्व को रिजेक्ट करके सैमुअल्सन की थियोरी को भी नहीं एक्सेप्ट कर सकते और यूटिलिटी एनालिसिस को छोड़ करके भी हम इंडिफरेंस कर्व को स्वीकार नहीं कर सकते। तो दोनों की बात कुछ न कुछ करती है। जैसे क्रमवाचक दृष्टिकोण सैमुअल्सन की थियोरी में भी शामिल है और सीमांत उपयोगिता हरास नियम जो उपयोगिता विश्लेषण की विषय वस्तु है, अगर उसको आप हटा देंगे तो इंडिफरेंस कर्व की व्याख्या करना आपके लिए संभव नहीं होगा। तो बहुत सारी कमियां तीनों में हैं कुछ न कुछ, इसलिए किसी को परफेक्ट कहना संभव नहीं है। देखो उद्घाटित अधिमान सिद्धांत, प्रेफरेंस हाइपोथेसिस सैमुअल्सन की रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी का मुख्य आधार है। इस सिद्धांत को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है, जब ये उपभोक्ता विभिन्न वैकल्पिक संयोगों में से संयोग ए को चुनता है तो इसका अर्थ यह है कि वह संयोग ए के पक्ष में अपने प्रेफरेंस को रिवील करता है तथा अन्य संयोगों को जिसे वह क्रय कर सकता था ए की तुलना में हीन समझता है। अतः सैमुअल्सन के अनुसार चॉइस रिवील्स कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस। अब जो उद्घाटित अधिमान सिद्धांत का कथन है, स्टेटमेंट ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी ये है कि अगर मान लीजिए कि उपभोक्ता विभिन्न दिए हुए संयोगों में से किसी एक संयोग को चुनता है, यद्यपि वह किसी और को भी चुन सकता है, तो इसका मतलब यह है कि वह उसके प्रति अपने अधिमान उद्घाटित करता है और बाकी को वह रिजेक्ट करता है या उसे हीन समझता है। ध्यान दीजिएगा, दो स्थितियां होती हैं, एक ये कहना कि हम कुछ भी खा लेंगे और दूसरा ये कहना कि हम पराठा ही खाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ भी खा लेने में आप उदासीन हैं, आपका खाने के प्रति कोई विशेष चॉइस नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं आपके पास रोटी भी है, पराठा भी है, चावल भी है, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन उपलब्ध हैं, लेकिन जब आप कहते हैं कि पराठा ही खाएंगे, इसका मतलब कि अदर कॉम्बिनेशंस विच आर अवेलेबल नाउ हैव बीन रिजेक्टेड बाय यू। अब उनको आपने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब वो आपके लिए इस समय हीन है, इन्फीरियर हैं, आपके लिए अच्छे नहीं हैं।
अब देखो हाइपोथेसिस ऑफ ऑर्डरिंग, क्रमबद्धता की भी अपनी परिकल्पना है। मैंने बार बार कहा कि क्रमबद्ध कहा जा रहा है। क्रमबद्धता दो तरह की होती है, एक को हम स्ट्रांग ऑर्डरिंग कहते हैं, दूसरे को हम वीक ऑर्डरिंग कहते हैं। स्ट्रांग ऑर्डरिंग क्या है? स्ट्रांग ऑर्डरिंग का मतलब होता है कि जो सेट ऑफ आइटम्स हैं, जो आपके पास सेट ऑफ आइटम उपलब्ध हैं, उनमें जितने भी आइटम हैं सब अपने अपने स्थान पर मजबूती से अवस्थित हैं। उनमें से किसी के स्थान में परिवर्तन कर पाना संभव नहीं है। जैसे अल्फ़ाबेट के 26 अक्षर, ABCD जहाँ है वहीं रहेंगे, उनको आप वहाँ से हटा नहीं सकते। 1 से 100 तक की गिनती में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी आप देख रहे हैं, वो सब अपनी जगह कैसे हैं? स्थिर है। तो जब वो अपने सेट में अवस्थित रहता है और यू कैन नॉट चेंज द प्लेस ऑफ एनी आइटम, तब हम कहते हैं कि वो उसकी ऑर्डरिंग स्ट्रांग है, सबल क्रमबद्धता है। कमजोर क्रमबद्धता में क्या होता है? यहाँ स्थान कोई भी आइटम किसी का भी स्थान ले सकता है। ठीक है, जैसे अभी आपसे हम पूछें कि अच्छा उपभोक्ता की बचत आप में से कोई बताए, ये कैसी क्रमबद्धता है? ये दुर्बल क्रमबद्धता है। एनीवन ऑफ यू कैन आंसर द क्वेश्चन। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि रोल नंबर 15 बताए उपभोक्ता की बचत क्या है, अब इसका मतलब क्या हो गया कि नो वन अदर देन रोल नंबर 15 हैज़ राइट टू आंसर द क्वेश्चन। भले सबको आता है लेकिन कोई दूसरा बता नहीं सकता। ये ऑर्डरिंग कैसी है? स्ट्रांग है। मतलब हम उस स्थान को बदल नहीं सकते। तो इसलिए ये दो तरह की ऑर्डरिंग है। अधिमान परिकल्पना की चित्र द्वारा व्याख्या। उपभोक्ता की आय, अब देखो क्या है, हमने पीछे पढ़ा है, पीछे आपने जो कीमत रेखा पढ़ी है, एग्जैक्टली आपको सिर्फ उतना ही याद रखना है, न उससे ज़्यादा न उससे कम। तो अगर उपभोक्ता की आय तथा एक्स और वाई की कीमतें दी हुई हों तो हमको पता है कि हम कीमत रेखा कुछ भी AB या इस चित्र में PL लिखा हुआ है, PL खींच सकते हैं। ठीक है, यह देखो इसमें बनाते हैं, दिखाई पड़ता रहेगा, ठीक है। यहाँ दो वस्तुएं हैं, एक्स और वाई। उपभोक्ता की आय तथा दोनों वस्तुओं की कीमतें दी हुई हैं, तो हम कीमत रेखा यह PL ही लिखते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है, इसमें वही चित्र बना है, इसलिए जो इसको देखेगा उसको दिक्कत नहीं है। तुम लोग ब्लैक बोर्ड देखोगे तो तुमको उसी चित्र को देखने की जरूरत है। ठीक है, अब मान लो अगर इस में तीन, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, A, B और C। और कुछ पॉइंट मान लो यहाँ है, F, ठीक है। कहीं ये अगर उपभोक्ता की आय, वस्तुओं की कीमतें दी हुई हैं तो हम कीमत रेखा PL खींच सकते हैं। PL कीमत रेखा पर 3 कॉम्बिनेशन है, ABC, DEFG उसके अंदर कॉम्बिनेशन है। आपने पहले पढ़ा है कि उपभोक्ता कीमत रेखा के नीचे उपभोग नहीं करता, क्योंकि वह उसके ऊपर जा सकता है, इसलिए वो हमेशा अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अभी तक हमने रेशनैलिटी की जो परिभाषा पढ़ी थी पिछले 2 सिद्धांतों में, वहाँ रेशनैलिटी का मतलब यही था कि कंज्यूमर वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। लेकिन रिवील्ड प्रेफरेंस थियोरी में हम जिस रेशनैलिटी की बात करते हैं, यहाँ वास्तव में उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम नहीं करना चाहता, बल्कि यहाँ उसका संबंध संगत व्यवहार से है। किससे है? कंसिस्टेंट बिहेवियर से है। वो रेशनल तब माना जाएगा जब उसने एक बार इनको कह दिया अच्छी हैं, तो हमेशा जब भी कहना होगा क्या कहेगा कि अच्छी हैं। तो यहाँ रेशनैलिटी का संबंध मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन से नहीं बल्कि कंसिस्टेंट बिहेवियर से है। ठीक है, ये लाइन आपको ध्यान रखना है। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि रेशनैलिटी का क्या डिफरेंस है विभिन्न सिद्धांतों पे। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए कि रेखा जो PL है, तो यह PL रेखा कीमत और आय के एक निश्चित संयोग को व्यक्त कर रही है, क्योंकि ये आय दी हुई है, XY की कीमतें दी हुई हैं, तभी आप ये कीमत रेखा खींच सकते हैं। तो
तो ये जो पीएल कीमत रेखा है, इट शोज ए सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम एंड प्राइसेज ऑफ एक्स एंड वाई। अब देखो इसमें उपभोक्ता अगर चाहे तो उसे यह विकल्प उपलब्ध है कि वह इसके भीतर का कोई भी कॉम्बिनेशन चुन सकता है इस त्रिभुज की, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है। और अगर चाहे तो इस रेखा पर भी कोई कॉम्बिनेशन चुन सकता है। हाँ, लेकिन इसके बाहर नहीं चुन सकता, क्योंकि इसके बाहर वो खरीदने पे सक्षम नहीं है। तो अब इसके पास जितना विकल्प उपलब्ध था, उस विकल्प में अगर उसने ए का चुनाव किया मान लो, तो इसका मतलब यह है कि उसने ए के इस साइड में, ए के इस साइड में और ए के इस साइड में जितने भी उपलब्ध कॉम्बिनेशन थे, उसने सबको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, और इसने यहाँ अगर अपने अनुमान को उद्घाटित किया, उसने कहा कि ए इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब यह है कि देयर इज ओनली वन पॉइंट which is A, and only A will give maximum satisfaction to the consumer. उसके अलावा कोई भी संयोग ऐसा नहीं होगा जो उतना संतुष्टि उसको प्रदान करे। यद्यपि इसके पहले आपने इंडिफरेंस कर्व में देखा कि कहीं भी अगर वो होता वो इंडिफरेंस कर्व पर या उस कीमत रेखा पर, तो संतुष्टि कैसी होती, एक समान होती, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ, इसका मतलब यह है कि अगर उपभोक्ता एक कॉम्बिनेशन का चुनाव करता है तो वही बात लिखी हुई है कि वो बाकी सारे कॉम्बिनेशन को उसे त्याग करना पड़ेगा। और इस तरह से वह अगर एक चुनता है तो एक्स की x1 मात्रा और वाई की y1 मात्रा लेकर के वह संतुलन में रहेगा और यहाँ उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही होगी। ठीक है, उद्घाटित अधिमान सिद्धांत का आधार क्या है? अधिमान परिकल्पना, प्रेफरेंस हाइपोथेसिस, सिमुलेशन का मांग सिद्धांत, प्रेफरेंस हाइपोथेसिस एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पर आधारित है। दो लाइन आपको दो शब्द याद रखने है। पूरा उद्घाटित अधिमान सिद्धांत अधिमान परिकल्पना यानी प्रेफरेंस को रिवील करने पर, और दूसरा सबल क्रमबद्धता पर, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पर आधारित है। सबल क्रमबद्धता की स्थिति में यह मान लिया जाता है कि विभिन्न संयोगों के मध्य उपभोक्ता उदासीन नहीं होता है, अर्थात एक जिसको वो चुनता है, इसके अलावा बाकी क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है। अंडर स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, रिलेशन ऑफ इनडिफरेंस बिटवीन वेरियस ऑल्टरनेटिव्स कॉम्बिनेशंस इज रूल्ड आउट। सबल क्रमबद्धता में विभिन्न संयोगों के प्रति तटस्थ रहने की जो मान्यता है उसे खत्म कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। इस चित्र में संयोग ए सबल क्रमबद्धता को प्रदर्शित करता है, बाकी सारे कैसे हैं, बाकी अदर कॉम्बिनेशंस आर रिजेक्टेड और दे आर इंफीरियर कॉम्बिनेशन, हमारे लिए कैसे हो जाएंगे, घटिया हो जाएंगे। हिग्स ने अपनी पुस्तक रिवीजन ऑफ डिमांड थियरी में स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग को अस्वीकार करते हुए वीक ऑर्डरिंग का प्रयोग किया। अब इस सबल क्रमबद्धता की भी कुछ दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से एक नेक्स्ट थियरी भी आई जिसको लॉजिकल थियरी ऑफ डिमांड कहते हैं। हिग्स ने बाद में किया और उसमें उसने फिर से वीक ऑर्डरिंग को स्वीकार कर लिया। प्रबल तथा निर्बल क्रमबद्धता के परिणामों में प्रमुख अंतर यह है कि प्रबल क्रमबद्धता की स्थिति में चयन किए गए संयोगों को त्रिभुज पर के तथा उसके भीतर सभी संयोगों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है, जबकि क्षीण क्रमबद्धता में इसको त्रिभुज के भीतर के सभी संयोगों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है, परंतु रेखा पर स्थित अन्य संयोगों के प्रति उपभोक्ता उदासीन हो सकता है। जैसा इंडिफरेंस कर्व में आपने देखा कि अगर इंडिफरेंस कर्व ना होता तो उपभोक्ता यहाँ 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 हर जगह कैसे रहता,
एक समान संतुष्टि प्राप्त होती और वो तटस्थ रहता है। लेकिन प्रबल क्रमबद्धता में एक उसने चुन लिया तो बाकी ये सब भी हो जाते हैं इंफीरियर, और नीचे तो मान लीजिए इंफीरियर रहता ही रहता है। नीचे तो इंडिफरेंस कर्व में भी इंफीरियर रहता है, वहां कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब देखो संगत अभिधारणा, संगत अभिधारणा का मतलब बहुत आसानी से तुम ये कह सकते हो कि अगर हम दो स्थितियों पर विचार करें तो संगत अवधारणा का मतलब यह है कि कब किसी भी दशा में हम अपने पहले निर्णय को या पहले चुनाव को बदल नहीं सकते। अर्थात हमने एक बार अगर कह दिया कि स्थिति ये, देखो इसे है कि कंसिस्टेंसी पास्टुलेट्स रिवील्ड प्रेफरेंस थियोरी कंसिस्टेंसी पास्टुलेट पर आधारित है जो मुख्यतः स्ट्रांग ऑर्डरिंग में निहित है। संगत अभिधारणा को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है, चयन व्यवहार के कोई भी दो पर्यवेक्षण में इस प्रकार नहीं हो सकता कि उपभोक्ता के अधिमान के संबंध में परस्पर विरोध प्रस्तुत करे। जैसे मान लो आपने कोई ऑब्जर्वेशन किया और दो आपको रिजल्ट प्राप्त हुए, तो दोनों रिजल्ट ऐसे कभी नहीं हो सकते कि आपके व्यवहार में कोई विरोधाभास उत्पन्न हो जाए कि आपने कल तो कहा था कि ये अच्छे हैं और आज कह रहे हैं कि ये अच्छे हैं। दो परिणाम जो होंगे वो आपके व्यवहार को हमेशा कैसा सिद्ध करेंगे, संगत ही सिद्ध करेंगे। अर्थात ए अगर बी से अच्छा है तो बी कभी भी ए से अच्छा नहीं हो सकता। आपने हर जगह लिखा है कि ए इज बेटर देन बी, देन बी कैन नॉट बी बेटर देन ए, ए से अच्छा नहीं हो सकता है। और इसी को हिक्स ने टू टर्म कंसिस्टेंसी का नाम दिया। इसे क्या कहा, टू टर्म कंसिस्टेंसी। टू टर्म माने दो अवलोकित स्थितियां हैं तो उनमें व्यवहार संगत होना चाहिए, इसलिए इसको क्या कहा, टू टर्म कंसिस्टेंसी। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि रिपीट प्रेफरेंस थियरी में रेशनैलिटी का अर्थ तुष्टिगुण को अधिकतम करना नहीं है, जो हमने आपको पीछे बताया, जैसा कि मार्शल और हिक्स के विश्लेषण में माना गया है, बल्कि उपभोक्ता के व्यवहार की संगतता से, अर्थात उसे कंसिस्टेंट बिहेवियर से है, न कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन से। अतः रेशनैलिटी की यह मान्यता ज्यादा महत्वपूर्ण और तर्कयुक्त है। चयन में संगत तुष्टिगुण की को अधिकतम करने की मान्यता से यह जो मान्यताएं हैं ये थोड़ा ज्यादा स्वीकार्य हो गई है, रेस्पेक्टिव कम रह गई है, अर्थात उनमें आलोचना करने के अवसर कम हो गए हैं, वो थोड़ी बेहतर हो गई हैं। यह मार्शल तथा हिक्स पर सैमुअल्सन द्वारा एक सुधार है। यह बेसिक रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। अब इस रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के द्वारा हम कैसे मांग रेखा भी उत्पन्न करते हैं, या कैसे हम मांग के नियम की व्याख्या करते हैं, अर्थात कैसे कीमत घटने पर मांग बढ़ती है, कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, कैसे इसके द्वारा हम इंडिफरेंस कर्व डिराइव करेंगे, कैसे हम इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, इससे इंडेक्स नंबर की व्याख्या कैसे करते हैं, ये सारी बातें हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है।